हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या गर्ग। टुडे वी विल डिस्कस सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में यहाँ पे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, उनका क्लासिफिकेशन कर चुके हैं, उसको रिवाइज करके आगे चलते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हमने यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। मॉलिकुलर सॉलिड, फिर आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड एंड कोवलेंट सॉलिड्स। यहाँ पे मॉलिकुलर सॉलिड्स को फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि यहाँ पे कांस्टेंट पार्टिकल्स कौन कौन से हैं। तो मॉलिकुलर सॉलिड्स में जो नॉन पोलर हैं उसमें मॉलिकुलर सॉलिड्स नाम है तो अकॉर्डिंग टू नाम इसके नेम के अकॉर्डिंग यानी कि जो पार्टिकल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स ही होंगे। आयनिक सॉलिड्स में आयंस होंगे, मेटेलिक सॉलिड्स में आयंस भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव आयंस भी हो सकते हैं। तो पॉजिटिव आयंस इन्हें सी ऑफ डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती है तो पॉजिटिव आयन चार्ज ले लेती है और उसके जो इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं वो इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड मूव करते रहता है। तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन यहाँ पे शो होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड बनता है। सॉरी, यहाँ पे मैंने जो नेगेटिव चार्ज आयंस बोला, नेगेटिव आयंस नहीं हो सकते क्योंकि मेटेलिक सॉलिड्स तो होते ही पॉजिटिव है। फिर नेक्स्ट कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स में कौन होंगे? एटम्स। फिर नेक्स्ट आ जाता है बॉन्डिंग अट्रैक्टिव फोर्सेस। इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन कौन से हैं? तो मॉलिकुलर सॉलिड्स में लंदन फोर्सेस हैं, यानी कि डिस्पर्शन फोर्सेस होते हैं। तो नॉन पोलर में सबसे पहले आपने देखा था लंदन फोर्सेस होते हैं, पोलर में डाइपोल डाइपोल होता है और हाइड्रोजन बॉन्डेड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। फिर नेक्स्ट अगर आयनिक सॉलिड की बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मेटेलिक सॉलिड्स में मेटेलिक बॉन्ड और कोवलेंट सॉलिड्स में कोवलेंट बॉन्ड होगा। ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो आप नॉर्मल देख भी चुके हैं, हम कर भी चुके हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल नेचर में ये सॉफ्ट होते हैं कंपैरिजन टू नॉन पोलर। पोलर थोड़ा होते तो सॉफ्ट नहीं है बट इनके कंपैरिजन में थोड़ा सा हार्ड होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते तो ये भी सॉफ्ट नहीं है बट उन दोनों के कंपैरिजन में हार्ड होते हैं। फिर आयनिक सॉलिड्स तो हार्ड होते ही हैं। फिर नेक्स्ट मेटेलिक सॉलिड की बात बताएं तो ये हार्ड होते हैं, साथ ही मैलेबल और डक्टाइल भी होते हैं क्योंकि मेटेलिक सॉलिड्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है मैलेबल और डक्टाइल भी होता है। फिर कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स की बात करें तो ये भी हार्ड होंगे। नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं हमारे हार्ड होते हैं इनमें कुछ एक्सेप्शन है जो आपको डायमंड और ग्रेफाइट का एग्जांपल बताया था सॉरी, तो वो हार्ड मतलब सॉफ्ट या हार्ड वाला एग्जांपल जिसमें कि यानी कि हार्ड होनी चाहिए बट लेकिन एक कुछ ऐसे कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं या ये इंसुलेटर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल होते हैं जो कंडक्टर का काम करते हैं। तो दोनों एक्सेप्शन वही हैं यहाँ पर। फिर नेक्स्ट ये इंसुलेटर। फिर नेक्स्ट ये भी इंसुलेटर आता है, ये हाइड्रोजन यानी कि मॉलिकुलर सॉलिड्स कंप्लीट जो है वो इंसुलेटर है। आयनिक सॉलिड इंसुलेटर होंगे लेकिन सॉलिड स्टेट में, यहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट ना करें क्योंकि सॉलिड स्टेट में है तो इंसुलेटर है बट अदरवाइज ये गुड कंडक्टर है। फिर नेक्स्ट मेटेलिक सॉलिड की बात करें तो ये कंडक्टर हैं, ये भी मेटेलिक सॉलिड भी कंडक्टर होते हैं मॉल्टर स्टेट में। फिर नेक्स्ट कोवलेंट सॉलिड की बात करें तो ये इंसुलेटर हो गए, पर एक एक्सेप्शन था यहाँ पर जो इंसुलेटर ना होकर इंसुलेटर होने चाहिए थे बट होते, इसमें एक एग्जांपल या एक्सेप्शन है कुछ कि वो कंडक्टर होता है। ये आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपको पहली वीडियो लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। फिर मेल्टिंग पॉइंट की बात आए तो ये क्या होता है? वेरी लो, फिर ये लो, ये भी लो। मेल्टिंग पॉइंट तो लो ही होंगे मॉलिकुलर सॉलिड्स के क्योंकि इनके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फिर आयनिक सॉलिड्स का मेल्टिंग बॉइलिंग हाई, मेटेलिक का भी हाई होगा और कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स का इनका वेरी हाई। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को। हमने यहाँ पे इस पूरे चार्ट से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट शेल। जो आज का टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट शेल, यानी कि लैटिस क्या होता है या यूनिट शेल क्या होती हैं। मैं अगर इसको आपको नॉर्मल एक एग्जांपल से, अगर ये आप एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हैं इससे बताएं तो एक क्यूब होता है, जिससे जो क्यूब आपने देखा है बच्चे यूज़ करते हैं, गेम होता है एक क्यूब, तो उसमें वो जो एक क्यूब होता है वो एक यूनिट शेल होती है। और अगर हम काफ़ी सारे क्यूब्स को आपस में कंबाइंड कर दें तो वो कंप्लीट एक जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारा लैटिस।
या फिर क्रिस्टल लैटिस। अब नॉर्मल एग्जांपल से अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि घर पे किसी के मकान को बनने में जैसे कोई दीवार बनाई जाती है तो उसमें जो एक ईंट होती है वो एक हमारा यूनिट शेल होती है, और जब ये वो जो ईंट होती हैं उनको आपस में जॉइंट कर करके एक पूरी दीवार बना दी जाती है, तो जो पूरी वॉल बनती है उसको हम क्या कहते हैं, लैटिस। अब वहाँ पे एक नेक्स्ट लैटिस पॉइंट आता है, जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, तो ये एक क्यूब हमारे एक यूनिट शेल होगी, ये सेकेंड यूनिट शेल हो गई, और यहाँ पे ये जो एटम्स हैं यानी कि इनका जो पॉइंट है उसको लैटिस पॉइंट बोलेंगे, और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, हम लैटिस बोलेंगे। अब यूनिट शेल की डेफिनेशन हमारी क्या हो जाती है इसके अकॉर्डिंग, तो वो यूनिट शेल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, और वो स्मॉलेस्ट यूनिट जो बार बार रिपीट होके एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बना रही है उसको क्या बोलेंगे हम, लैटिस या फिर क्रिस्टल लैटिस। तो यहाँ पे द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लैटिस विच कैन बी रिपीटेड इन ऑल द डायरेक्शन, क्योंकि उसमें जो हम आपस में कंबाइन करते हैं, जो आप ईंट या लगा रहे हैं तो उसमें आप अप भी, डाउन भी, लेफ्ट भी, राइट भी, हर जगह लगाते हैं ना, हर एक डायरेक्शन में जो लगाते जाते तभी तो दीवार बनती है। तो यानी कि सभी डायरेक्शन में जब कोई स्मॉलेस्ट यूनिट बार बार रिपीट होके एक कंप्लीट बनाए, कंप्लीट यूनिट को बनाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, लैटिस या फिर क्रिस्टल लैटिस। और वो जो स्मॉलेस्ट पार्ट है उसको क्या हम बोलेंगे, जो रिपीट हो रहा है उसको हम बोलेंगे यूनिट शेल। तो क्रिस्टल लैटिस, ये भी डेफिनेशन आपको वो बेटर लगे तो लिख नोट कर लीजिए, अदरवाइज ये भी लिख सकते हैं, ए रेगुलर 3 डायमेंशन अरेंजमेंट यानी कि ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। यानी कि जो हमारी यूनिट शेल है या स्मॉलेस्ट यूनिट है, द स्मॉलेस्ट यूनिट का अरेंजमेंट होना और क्या बार बार रिपीट होना हो इज़ नोन एज क्रिस्टल लैटिस। अब यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस के फिर क्रिस्टल और लैटिस या फिर यूनिट शेल, ये तीनों टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल माइंड में यही सेट कीजिए, जो हमारी ईंट है वो एक यूनिट शेल है, फिर उसको हमने आपस में जोड़ के जो वॉल बनाई, वो जो एक कंप्लीट दीवार बनी है उसको हम क्या कहेंगे, लैटिस या फिर क्रिस्टल लैटिस कहेंगे। अब उसमें सबसे छोटी यूनिट को यूनिट शेल बोल रहे हैं, तो यूनिट शेल जो बार बार रिपीट हो रही हैं उनके अरेंजमेंट को, यानी कि बार बार रिपीट होकर अरेंजमेंट से जो एक वो बन रही है वॉल, उसको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल लैटिस। अब क्रिस्टल लैटिस के यहाँ पर टाइप्स आ जाते हैं हमारे यहाँ। तो क्रिस्टल लैटिस 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लैटिस, तो लैटिस के टाइप्स आएंगे। तो लैटिस को हम यहाँ पर अलग अलग वे से डिवाइड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या है, इसमें किसके बेस पे दिया हुआ है, सबसे पहला क्लासिफिकेशन हमारा दिया हुआ है इनके पैरामीटर्स के बेस पे। तो पैरामीटर्स के बेस पर हम इनको 14 पार्ट्स में क्लासीफाई करेंगे। तो यहाँ 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लैटिस होते हैं, यानी कि लैटिस कितने टाइप्स के होते हैं, 14 ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स। अभी पैरामीटर्स क्या होता है आपके माइंड में आ रहा होगा कि पैरामीटर्स होते क्या हैं, तो पैरामीटर्स को अभी आगे क्लियर करते हैं। तो 3 डायमेंशनल यानी कि स्ट्रक्चर क्या होती है, 3D होती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पे ये जो होता है, ये यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्यूब, तो ये क्यूब है तो इसको हम क्या कहेंगे, एक सिंगल यूनिट शेल। और जैसे ही क्यूब्स को जब आप आपस में कंबाइन कर देंगे तो एक कंप्लीट लैटिस बन जाएगा, जिसको हम क्रिस्टल लैटिस कहेंगे। अब ये स्ट्रक्चर्स को सबसे पहले जो 14 थी लैटिस, इसको किसने एक्सप्लेन किया था, ब्रेविस ने। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, ब्रेविस लैटिस कहते हैं। फिर ईच पॉइंट ऑफ इन ए लैटिस इज़ कॉल्ड लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। यानी ये अभी आपको बताया है कि जैसे कि सपोज करो ये वाला पॉइंट, इसको क्या कहेंगे, लैटिस पॉइंट। तो ऐसे ही ये सब लैटिस पॉइंट हो गए, जिसको हम क्या कहेंगे, लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइट। क्रिस्टल लैटिस की यहाँ पे डेफिनेशन फिर से रिपीट हुई है, इस पॉइंट इन ए लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट, है ना। और ये जो लैटिस पॉइंट, ईच पॉइंट इज क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट 1 कांस्टेंट पार्टिकल। अब ये कांस्टेंट पार्टिकल्स हमारे एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। क्रिस्टल लैटिस की यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस या लैटिस पॉइंट या फिर यूनिट शेल की डेफिनेशन आपकी यहाँ पे नोट कर लेना, आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसकी। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा
पैरामीटर्स। नेक्स्ट टर्म्स आई थी हमारी पैरामीटर्स की। पैरामीटर्स के बेस पे हमने इसको 14 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो ये पैरामीटर्स क्या होते हैं? तो पैरामीटर्स में हमने यहाँ पे हम एक तो लेंथ लेते हैं और दूसरा हम इसमें यहाँ पर एंगल लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने इसको डिवाइड किया, यहाँ पे आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें हमने ए बी सी पैरामीटर्स 6 पैरामीटर्स होते हैं, ए बी सी एंड अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा बीटा गामा यहाँ पर एंगल होता है और ए बी सी यहाँ पर लेंथ होती है। अब जैसे कि सपोज़ करो आप ये वाला डायग्राम देख रहे हैं, तो इसमें इस एटम को इस एटम से कंबाइन करने के लिए एक बीच में लाइन है ना, एक बीच में पार्ट है जो दोनों को कंबाइंड कर रहा है। तो इनके बीच की कोई लेंथ भी तो होगी ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे 6 पैरामीटर्स लिए ए बी सी, और यहाँ पे ये एंगल पे इनको एक नई ज्योमेट्री दी, एक नई स्ट्रक्चर्स में कंबाइंड किया गया है। अलग अलग स्ट्रक्चर्स होंगी जिससे हम इसकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उससे हम इनके बीच में सॉरी, जब आप इनको अरेंज कर रहे हैं एटम्स को, क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है ना, तो उनको अरेंज करें तो एक नई ज्योमेट्री लेंगे, तो उसके बेस पे उनमें कोई ना कोई एंगल भी होगा। तो इसलिए हमारे 3 यहाँ पे एंगल्स हो जाएंगे, अल्फ़ा बीटा गामा, और जो एड्स हैं लेंथ है वो ए बी सी 3 हो जाएंगी। अब यहाँ पे आप ये वाई एक्सिस मान लीजिए, ये एक्स एक्सिस मान लीजिए, और ये जेड एक्सिस मान लीजिए। जेड एक्सिस पे यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इसको ए मानेंगे, तो इसके सामने का जो एंगल होगा वो अल्फ़ा हो जाएगा। फिर ऐसे यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी लेंथ है उसको हम बी मान रहे हैं, तो बी लेंथ के सामने के एंगल को बीटा बोलेंगे। और यहाँ पे ऐसे ये सेम जो हमारी लेंथ है आप इसको सी मानेंगे, तो हम इसके सामने के एंगल को क्या बोलेंगे? गामा। तो सी के सामने का एंगल गामा, बी के सामने का एंगल बीटा, और ए के सामने का एंगल क्या होगा? हमारा अल्फ़ा। इस तरह से हमारे 3 एंगल्स हो गए, अल्फ़ा बीटा गामा। अब यहाँ पे हमने अल्फ़ा बीटा एंड गामा एंगल्स हमारे हो जाते हैं। अल्फ़ा बीटा और गामा एंगल्स होने के बाद हम इसको डिवाइड करते हैं कितने? हमने कहा 14 पार्ट में। अब 14 पार्ट में कैसे होते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है। तो 14 पार्ट्स में होने का रीज़न क्या है? यानी कि वही जो हमारी यूनिट शेल्स जो हमारी लैटिस होते हैं वो 14 टाइप्स के होते हैं, वो कैसे कंफर्म होगा? तो क्या हम मतलब कैसे क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो 14 टाइप्स के होते हैं? तो अब यहाँ पे हम इसको जो क्लासीफाई करते हैं 2 बेसिस पे कर सकते हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, और सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ अभी आपने जो किया है पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स हमारे क्या हैं? यहाँ पर 6 हैं, तो पैरामीटर्स के बेस पर हमने इसको 7 पार्ट में डिवाइड किया है। और अगर हम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के बेस पे बोलें तो हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ऐसे आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो 7 और 4 यानी कि 7 और 4 का मतलब 11 टाइप्स के होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर 14 टाइप्स के होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? 14 टाइप्स के क्यों होते हैं? इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।